स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सनातन का विवाद एक बार फिर उठाया। योगी आदित्यनाथ ने दुनिया को सनातन की परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि दुनिया में धर्म एक ही है, सनातन। वो सनातन की बात बता रहे थे, महिमा बता रहे थे। और जब उनकी बात उदित राज को बताई गई तो उदित राज का जवाब था, सनातन है सिर्फ धोखा, सनातन है सिर्फ जातीय भेदभाव। आपको सुनाते हैं पहले योगी आदित्यनाथ क्या बोले और फिर उदित राज क्या बोले। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। सनातन धर्म यह मानव धर्म है, मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। अगर सनातन धर्म पर संकट आएगा तो संकट भारत पर नहीं, विश्व मानवता पर आएगा। सनातन कुछ नहीं है, सनातन है तो जाति है, जाति ही शाश्वत है, सनातन कुछ नहीं। सनातन कह करके मूर्ख बनाने का काम करते रहे हैं, अब नहीं बना पाएंगे। सनातन सब हैं तो सबको बराबर हिस्सा दो, क्यों छुआछूत क्यों है, ऊंच नीच क्यों है? सनातनी अगर सभी हैं और नौकरियों में एक ही कुछ ही जाति को क्यों मिला, मौका मिला है? कुछ ही जाति लोगों का संसाधनों में दबाव क्यों है? ये सनातन के नाम पर सबका वोट लेते हैं और सनातन के नाम पर बराबर का भागीदारी दे, सम्मान दे, संसाधनों में हिस्सेदारी दे, हम मानने को तैयार हैं। ये सनातन केवल वोट लेने के लिए है, जाति इस देश में सच्चाई है। जो बात उदित राज ने कही, सनातन पर विवाद पहले उठा था। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने, उदयनिधि स्टालिन ने यह बात कही थी, तो बहुत से लोग आए थे उनके बचाव में कहने के लिए कि अरे भाई आप समझते नहीं हैं, हिंदू धर्म और सनातन में फर्क है। वो जो वहां बताना चाहते हैं वो कुछ और बताना चाहते हैं। आप लोग उत्तर भारत के लोग समझ नहीं पाते वो दक्षिण की राजनीति को। तो ये तो दक्षिण की राजनीति नहीं कर रहे थे ना, लेकिन भाषा तो वही थी जो उदयनिधि स्टालिन की थी। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि उदित राज जी अभी अब मुश्किल में बहुत हैं, क्योंकि सांसदी तो चली गई। सनातन वाली पार्टी के साथ थे तो गलती से एक बार सांसद बन गए थे, दोबारा उनको भ्रम हुआ कि नहीं हमारी जाति की वजह से है, तो फिर वो देखिए पैदल हो गए। आजकल फिर वही स्थिति आ गई। देखिए मूल समस्या कहाँ है? मूल समस्या ये है कि अगर सचमुच ये लोग जाति की पीड़ा के आधार पर कोई लड़ाई लड़ते तो उसका परिणाम निकलता, लेकिन ये जाति की पीड़ा के आधार पर नहीं लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो बरसों तक किसी जाति को पीड़ित किया गया उसके आधार पर किसी व्यक्ति को कुछ मिल जाए, कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, और उसमें इनको लगता है कि सनातन को गाली देकर हम एक वर्ग को अपने साथ कर लेंगे। अब सनातन को लेकर जितने तरह की बातें की जाती हैं, क्या किसी भी एक, और हम तो मतलब जितनी भी रामायण काल से लेकर आज तक के गिनाने लगे, तो क्या किसी जाति की वजह से कोई ऊपर बैठा कोई नीचे आया? क्या गुरुकुल व्यवस्था में ऐसा कोई एक उदाहरण देखने को मिलता है? क्या भीष्म प्रतिज्ञा परिवारवाद के खिलाफ नहीं थी? पहली दुनिया की प्रतिज्ञा अगर भीष्म प्रतिज्ञा थी तो वो इसीलिए थी कि आजीवन अविवाहित रहूंगा, मेरे पुत्र को कोई राज्यपाट नहीं मिलेगा। सनातन की चर्चा करते हैं, क्या यदुवंशी कृष्ण नहीं थे? और मुझे इसीलिए लगता है कि जो ये सारी चर्चा होती है, ये सारी चर्चा तब से होती है जब इस देश में गुलामी हुई, जब इस देश में बाहर से आए लोगों ने आक्रमण करके अलग अलग जो वर्णाश्रम व्यवस्था को जाति में बदला। वरना वर्ण में तो कोई बेहतर करता तो राजा भी बनता था। और आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में हर जाति का राजा मिलेगा, हर जाति का राजा। तो कैसे वो राजा बन जाता था? इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग नैरेटिव को आज के संदर्भ में अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब वो चलने वाला नहीं दिख रहा है तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक दूसरे से लड़ाओ, कुछ तो कोई हमारे पाले में आएगा। एक दूसरी बात जो समझ में नहीं आती, आज हम लोग बात कर लें इस बारे में। अब ये मेरे हाथ में जो बिहार की जाति का विवरण है, इसमें 205 जातियां हैं। वर्ण व्यवस्था तो 4 थी, जिसमें 4 ही वर्ण थे ना, तो ये 205 कैसे हो गई? ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में 5000 जातियां हैं, 5000 कैसे पहुंच गई? मंडल आयोग ने 3000 सवा 3000 जातियों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो ये जातियां कहां से आ गई जब वर्ण 4 थे? अच्छा, फिर कहा जाता है साहब कि दमन हुआ, अगड़ों ने पिछड़ों का दमन किया। मान लेते हैं इस बात को। अति पिछड़ों का दमन किसने किया? पिछड़ों ने किया। अब यही सच्चाई है ना समाज की।
अति पिछड़ों का दमन पिछड़ा कर रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, सनातन का जो विवाद आजकल चल रहा है, सनातन पर बहस करना, क्योंकि मैं तो अपने आप को कोई विद्वान सनातन को लेकर नहीं कर सकता कि सनातन पर चर्चा की। मैं पॉलिटिकल उसका मसला बताता हूँ कि हम सब की पीड़ा, जो अपने उदित राज साहब हैं, उदित राज साहब का जिक्र उन्होंने बैकग्राउंड में कर दिया कि 5 साल पहले तक उनको जातियों को लेकर चिंता नहीं थी। जब वो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से, तब ये चिंता नहीं थी। ऐसे ही मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य साहब से भी पूछा था, जब उन्होंने रामचरितमानस पर चर्चा की, तो मैंने कहा आपने शायद बहुत लेट पढ़ी है रामचरितमानस, क्योंकि उससे पहले तो वो योगी सरकार में मंत्री रहे हैं और संतरी रहे हैं सब, तब कभी उन्होंने रामचरितमानस पर चर्चा। तो वो राजनीति की बात है। मैं कह रहा हूँ कि सनातन में जातियों का जो भेद, जो सच्चाई है हिंदुस्तान की, उसकी पीड़ा सनातन उस सबको बराबर रखना चाहता है। जातीय का जो व्यवस्था भी है, मान लीजिए, तो वो बराबर रखना चाहता है और किसी में उसमें भेदभाव नहीं है। लेकिन उदित राज साहब, कोई और राज साहब, वो उस पीड़ा को बनाए रखना चाहते हैं। आप उस पीड़ा को मत खत्म करिए। ये जो जातिगत आंकड़ा भी है, वो उस पीड़ा के जख्म को बनाए रखना है, क्योंकि ये जब जख्म बना रहेगा तब तक हमारी राजनीति चलती रहेगी। हम चाहते ही नहीं कि ये सब बराबर हो जाए। विजय जी, एक मैं इसी में पूछूं, जैसे वो कहा जाता था ना कि गरीबी हटाओ, हम गरीबी हटा देंगे, और एक और बड़ा चलता था, हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। तो ये कुछ उसी तरह का है? उसी तरह से है, क्यों? इसीलिए वो जाति व्यवस्था को आप खत्म नहीं करना चाहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि बहुत जाति की बात करते हो और कि दमन हुआ है पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, उनसे आप ये कहिए कि भाई ठीक है, जाति खत्म कर देनी चाहिए। हाँ। कास्टलेस सोसाइटी देश में हो जानी चाहिए। तो ये कास्टलेस सोसाइटी नहीं, वो तो फिर आपको जवाब ये मिलेगा, अच्छा आप चाहते हैं हम भूल जाए हमारे साथ क्या हुआ था, दमन क्या हुआ है। अंबेडकर जब एनिलेशन ऑफ कास्ट करते हैं, जाति तोड़ो की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण पूरा जाति तोड़ो आंदोलन चलाते हैं। मुझे हैरानी ये होती है कि जाति तोड़ो आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने चलाया 1973 में, संपूर्ण क्रांति के वक्त में। उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो चेले थे, वो लालू यादव है, वो नीतीश कुमार है, वो रामविलास पासवान रहे और तमाम लोग रहे, वही सब आज जाति की राजनीति कर रहे हैं। उनके चेले जिन्होंने कहा था जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, और ये सब उनके चेले रहे हैं, उस संपूर्ण क्रांति आंदोलन के हिस्सेदार रहे हैं। तो वो सब, क्योंकि उनके लिए जाति का रहना जरूरी है। जाति तोड़ने पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं हम लोग? जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, या अभी हम जिक्र कर रहे थे कि गरीब एक जाति है, तो जो गरीब है उसकी एक जाति बना देना। लेकिन गरीब की जाति से तो फिर आप नहीं चलेगा ना, आपकी पहचान, फिर राजनीति नहीं होगी ना। आपको उदित राज रहना है, आपको राजभर रहना है, आपको अनुप्रिया पटेल रहना है, जो भी लोग हैं, मैं इनमें से किसी नाम पर ना कोई आरोप लगा रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ, लेकिन वो सब इसलिए है क्योंकि उनकी एक जाति है। गरीब की जाति तो नहीं चलती ना। आप सब जातियां खत्म कर दीजिए और करिए आरक्षण कि गरीबों का आरक्षण है, उसमें मैं किसी को नहीं छोड़ रहा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। नहीं, तब आपको साजिश करने वाला बता दिया जाएगा, कहा जाएगा कि अरे आप साजिश कर रहे हैं, इतने वर्षों से जो सामाजिक उत्पीड़न हुआ, जो उनको दबाया गया, उत्पीड़न को खत्म करने का सामाजिक उत्पीड़न को खत्म सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए। जो उदित राज जी की पीड़ा है कि जाति व्यवस्था के तहत दमन किया गया, अत्याचार किया गया, ठीक है, आज देश में आरक्षण की व्यवस्था है। उदित राज जी की पीड़ा ये है कि उस पीड़ा का जब नेतृत्व वो कर रहे हैं, उससे उनको फायदा नहीं हो रहा, ये पीड़ा है उनकी। कोई देश में आपको सेंसिबल आदमी आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ बोलता हुआ नहीं मिलेगा। कोई नहीं कहेगा कि तुरंत आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए, कोई ये नहीं कहता है, कोई नेता भी ये नहीं कहता है। वो व्यवस्था आगे जाकर चली आ रही है। लेकिन जब आपसे ये कहा जाता है कि ये आइडेंटिफिकेशन आपको भी छोड़ना पड़ेगा, वो और भी छोड़ें और आप भी आइडेंटिफिकेशन छोड़िए, आइडेंटिटी की अपनी पहचान केवल यही मत मानिए कि आप दलित हैं। सर, आप देख रहे हैं एक फर्क आया है हिंदुस्तान में कि शहरों में, खासतौर से बड़े शहरों में, जाति व्यवस्था खत्म हो रही है। हम लोग जाति को नहीं पहचानते, न पता भी नहीं होता कि आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति की जाति क्या है। लेकिन उनकी तकलीफ है, खत्म नहीं होने, वो राजनीति उसको खत्म नहीं होने देती। राजनीति करना है, जाति व्यवस्था को जिंदा रखना है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये कभी भी राजनीति में जाति को खत्म नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति इसी के दम पर चल रही है, उसी कारण सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को जाति व्यवस्था खत्म करना चाहिए, कि जाति की बात नहीं करना है, वही लोग जाति व्यवस्था को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बार बार अपने समूह के लोगों को जातिवाद में बांटना चाहते हैं कि उनकी दुकानदारी चले, उनकी राजनीति चले। मुझे लग रहा है ये लगातार बना रहेगा। इसका एक उदाहरण, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मेरे ख्याल में आप भी जानते होंगे, जो आरक्षित सीटों पर, चाहे किसी शिक्षण संस्थान में सीट के लिए या किसी नौकरी के लिए चाहे तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में करते हैं। नहीं, समाज में यदि जातियों का इतना ज्यादा विशियसनेस होती ना, तो अंतरजातीय विवाह नहीं होते। आज हिंदुस्तान में इंटरकास्ट मैरिजेज इतनी सारी हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब सामाजिक तौर पे हमने मानसिक तौर पर इसको छोड़ दिया है जाति को। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो उसको पकड़े रखना चाहते हैं।
क्योंकि जैसे ही ये खत्म करेंगे तो फिर वो किस चीज पर वोट मांगेंगे, मुश्किल ही है। तो उदित राज जी को सलाह क्या है? बस समय इतना ही था। उदित राज जी के लिए क्या नसीहत है? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अगर सचमुच उन्हें लगता है कि लड़ाई लड़नी है तो उस लड़ाई का तरीका वो बताएं। सनातन को गाली देने के बजाय जिसको कह रहे हैं कि जिसको सचमुच पीछे किया गया, धकेला गया, उसको ऊपर लाने का तरीका क्या है? या सिर्फ उनको लगता है कि सनातन और ब्राह्मण को गाली देते रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं उदित राज जी, जो बरसों से लड़ते चले आ रहे हैं, और अब उनका संकट यही है कहां से बनेंगे सांसद। चलिए, अच्छा, मैं अगली खबर की तरफ बढ़ रहा हूं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था, उन्होंने पटियाला में एक बयान दिया कि एक गिरफ्तारी से देश में हड़कंप मच गया। हम किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं है, लेकिन नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा एक्शन जो है वो जारी रहेगा। ये आपकी स्क्रीन पर जितने नाम चल रहे हैं ये सारे कांग्रेस के नेताओं के चेहरे हैं, जो कि जिनको आम आदमी पार्टी की जब से सरकार बनी है पंजाब में, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी जो ताजा गिरफ्तारी हुई सुखपाल खेरा की, उसके बाद क्या बोला है अरविंद केजरीवाल ने, दिया आपको दिखाते हैं। और अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा आदमी पकड़ा गया जिसके ऊपर नशे की तस्करी करने का आरोप है। ये सारे पार्टी वाले भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बताओ कि नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नशे के तस्करों को जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? मैं इन सारे पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम नशे के खिलाफ हैं। नशे ने हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया, नशे ने एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। नशा बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, लेकिन नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी हालत में नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। सुखपाल खेड़ा जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, ये आज से 5-6 साल पहले तक आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इनको पंजाब में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया था। और जब अभी गिरफ्तारी के तुरंत बाद अगले दिन जो है अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया था इनके बारे में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कौन गिरफ्तार हुआ है, मैं इसके बारे में पता करता हूं। जिनके बारे में आज वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा आदमी गिरफ्तार हुआ, तो आज उस बहुत बड़े आदमी की गिरफ्तारी के बारे में उनका कहना है कि नशे का कारोबार कोई करेगा तो उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बाद में लगता है उन्होंने सोचा है कि भाई कैसे अब बोला जाए कि जो पकड़ा गया वो कौन व्यक्ति था, लेकिन उसके बैकग्राउंड पर अभी भी अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले हैं। क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, जिसको कहते हैं कि अपमान लगातार सहती रहेगी, विकल्प नंबर 1। दूसरा ये कि अपमान सहते रहेंगे लेकिन बीच बीच में बोलते रहेंगे कि हमारे वर्कर को लगे कि नहीं कुछ कर रहे हैं। और तीसरा ये कि क्या कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की तरह व्यवहार करेगी, क्योंकि एक पार्टी जिसको अभी अभी दर्जा मिला वो आपको कॉर्नर करने के लिए कोई कसर छोड़ नहीं रही। और कांग्रेस पार्टी के भीतर, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया प्रियंका जी, उनको दूसरी तरह से दिख रहा होगा, लेकिन जिनको रोज आम आदमी पार्टी की सरकार को झेलना पड़ रहा है दिल्ली से लेकर पंजाब तक, उनके लिए तो कठिन हो गया है। अब या तो वो कांग्रेस में रहें तो अपमान सहते रहें, और जिसको कहते हैं ना कि भाई अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। आप सोचिए, जिस तरह से अरविंद जी रैली कर रहे हैं और जिस तरह से भाषण देते हुए कह रहे हैं कि वो बड़ा आदमी, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, कांग्रेस के वर्कर के मोरल पर क्या असर पड़ रहा होगा। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी शायद, जिसको कहते हैं कि विकल्प चुनने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी जी अभी कुछ और सोच रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। अभी हाल के दिनों में देखिए तो उनका जो एक दूसरा वाला है कि ओबीसी 3 सेक्रेटरी, तो फिलहाल तो अभी वो करेंगे। अरविंद जी वाला मामला थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते पे। अरविंद केजरीवाल तो जो कर रहे हैं अपनी पार्टी के हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से उनकी लड़ाई है और उस लड़ाई को वो जारी रखना चाहते हैं। पंजाब में ये मैसेज ना चला जाए कि हम दोनों एक हैं या हमारी दोस्ती हो गई है। कांग्रेस को दबाना, कांग्रेस पे हमला करना ही आम आदमी पार्टी की राजनीति है ना, और अरविंद केजरीवाल उसी से आगे बढ़े तो वो उसको रोकेंगे नहीं। जैसे चर्चा हुई कि उनकी अपमान की भी सीमा होती है, मेरे ख्याल से अपमान की सीमा 2024 तक तो है कांग्रेस पार्टी के पास, कि वो 2024 तक इस अपमान को बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये कितना बढ़ेगा। और केजरीवाल साहब को ये भी याद रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात वो कह रहे हैं कि नशे का या जो भी अपराधी है उसको पकड़ना चाहिए, तो वो दिल्ली में भी हो सकता है ना। दिल्ली में फिर उनको कहना चाहिए कि मनीष सिसोदिया जी को भी ठीक ही पकड़ा होगा, सुरेंद्र, क्या नाम है उनका, सत्येंद्र जैन साहब, उनको भी ठीक ही पकड़ा होगा। तो जो भी अपराधी हो, या तो आप उनके साथ नहीं हो। नहीं, अच्छा देखिए, वो जो बोल रहे थे
तो मोदी जी जैसे लग रहे हैं, जैसे मोदी जी अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ भाषण दे तो ऐसे ही कहेंगे ना कि नशे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये तो उसी तरह से लग रहा है। अब आप लोग गलत बात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया शिक्षा दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, वो भी नशा गिरफ्तारी शराब का लेकिन मामला नशे के खिलाफ लड़ाई होगी तो उसमें शराब आरोपी का मामला कांग्रेस पार्टी कब तक सहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जानते हैं केजरीवाल कि जब तक कांग्रेस से लड़ेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। उनकी मजबूरी है कांग्रेस से लड़ना। जिस दिन जनता को चला गया मैसेज कि दोनों भाई भाई ये एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, उस दिन सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा। अमृतसर में ही थे जब ये सारे बयान आ रहे थे। बिल्कुल, राहुल गांधी भले ही वहां पर है, आम आदमी पार्टी लगातार आक्रामक रहेगी कांग्रेस के खिलाफ और ये बताना चाहेगी कि हम भ्रष्टाचार पे, ड्रग्स पे कोई समझौता नहीं करते। और कांग्रेस का वोट बैंक लेके जो आम आदमी पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी बनी है, वो किसी भी स्थिति में बताने की कोशिश नहीं करेगी कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं और जुड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक उन्हें लेना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दिल्ली में ले लिया है, पंजाब में ले लिया है, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उनका ही वोट पे उनको अपनी सरकार बनाना है। कांग्रेस बस चुप। बिल्कुल, अब राजनीति जो ना कराए। देखिए, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।